हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं जुलाई 2025 के सीटेट एग्जाम के लिए। पहला सवाल है, परीक्षा में कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों को ऑप्शन ए विशिष्ट विद्यालय में भेजना चाहिए, ऑप्शन बी केवल व्यावसायिक शिक्षा पाने के लिए मार्गदर्शन देना चाहिए, ऑप्शन सी दंड देना चाहिए, ऑप्शन डी उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार सहायता देनी चाहिए। तो परीक्षा में जिस विद्यार्थी का कम अंक आएगा उसको क्या करेंगे, उसकी जो व्यक्तिगत आवश्यकता होगी, जो पर्सनल डिजायर होंगी, उसके अनुसार उसको हेल्प करनी है। ठीक है, ना तो दंड देना है, व्यावसायिक शिक्षा पाने के लिए भी उसको मार्गदर्शन नहीं देना है, ना ही स्पेशल विद्यालय में नहीं भेजना है। ठीक है, अगला सवाल है, इनमें कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? सजा से बचना, रुचि, इनाम या असफलता का डर। कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा रुचि। रुचि हमारा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। अगला सवाल है, इनमें कौन सा भाव विद्यार्थियों के अधिगम में बाधक रहेगा? उत्सुकता, कृतज्ञता, जिज्ञासा या निराशा। कौन सा भाव विद्यार्थियों के अधिगम में बाधक रहेगा? तो निराशा, फ्रस्ट्रेशन, निराशा है सो नहीं लाने देना है विद्यार्थियों में, ये बाधक बनेगा, हिंड्रेंस उत्पन्न करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक उपागम निम्न में किसकी महत्ता पर बल देता है? इनाम और दंड, मानकीकृत आकलन, सांस्कृतिक संदर्भ या प्रतिपादक अध्यापन। अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक उपागम किसकी इंपॉर्टेंस पर बल देता है? तो यह है सांस्कृतिक संदर्भ पर बल देता है। अगला सवाल है, बेहतर एथलेटिक शारीरिक क्षमताएं, नियमों के साथ खेलों में भागीदारी, तार्किक विचार प्रक्रियाएं जो ठोस अनुभवों के आसपास केंद्रित होती है, वे किस अवधि के लक्षण है? शैशवावस्था, प्रारंभिक बचपन, मध्य बचपन या किशोरावस्था। क्या क्वेश्चन, बेहतर एथलेटिक शारीरिक क्षमताएं, नियमों के साथ खेलों में भागीदारी, तार्किक विचार प्रक्रियाएं जो ठोस अनुभवों के आसपास केंद्रित होती हैं, वे किस अवधि के लक्षण हैं? तो ये है लक्षण हमारे मध्य बचपन का लक्षण है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से समाजीकरण के द्वितीय कारक कौन से हैं? किताबें और पत्रिकाएं, मीडिया, स्कूल, उपरोक्त सभी। समाजीकरण के द्वितीय कारक कौन कौन है? किताब, पत्रिका, मीडिया, स्कूल, सभी, उपरोक्त सभी। ऐसा क्या है? समाजीकरण के द्वितीय कारक हैं। अगला सवाल है, पियाजे के अनुसार आनुवंशिक रूप से क्रमादेशित जैविक परिवर्तनों का होना क्या कहलाता है? संतुलन, अनुकूलन, परिपक्वता या सामाजिक प्रसारण। पियाजे के अनुसार आनुवंशिक रूप से क्रमादेशित जैविक परिवर्तनों का होना क्या कहलाता है? यह कहलाता है परिपक्वता, मैच्योरिटी कहलाती है। अगला सवाल है, बच्चे का अपने आप से बात करना उनके अहं केंद्रवाद का द्योतक है। उसकी सोच को विनियमित करने में उनकी मदद करता है, उनके मनोवैज्ञानिक और भाषा विकास में बाधा डालता है, गंभीर व्यवहार संबंधी समस्याओं की पहचान करता है। बच्चा जब खुद से बात करता है तो उसका क्या आशय है, उसका क्या मतलब है? तो उनकी सोच को विनियमित करने में उनकी मदद करता है, अगला सवाल है, लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सांस्कृतिक उपकरण के उदाहरण हैं जो हमारे कामकाज में सहायता और परिवर्तन करते हैं? लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में वे कौन से सांस्कृतिक उपकरण के उदाहरण हैं जो हमारे कामकाज में सहायता और परिवर्तन करते हैं? तो मानचित्र, भाषा, कैलकुलेटर, उपरोक्त सभी इसका उत्तर होगा। सभी इसको क्या करता है? सांस्कृतिक उपकरण के कामकाज में सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लियो वाइगोत्स्की द्वारा निम्नलिखित में किस शैक्षणिक सिद्धांत की वकालत नहीं की जाएगी? इनाम और दंड का उपयोग, सामाजिक संपर्क को बढ़ा देना, सहकारी शिक्षा का प्रयोग, बच्चों को सांस्कृतिक साधनों का उपयोग करने प्रोत्साहन। तो लियो वाइगोत्स्की द्वारा इनाम और दंड के उपयोग की वकालत नहीं की जाएगी, ना तो इनाम देना है ना तो दंड। अगला सवाल है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के चरण की विशेषता है? पारस्परिकता की समझ, अधिकार का डर और सजा से बचना, दूसरों का स्नेह और अनुमोदन प्राप्त करना, कानूनों को बनाए रखना, समाज के प्रत्येक सदस्य का व्यक्तिगत कर्तव्य है। कौन सा है? सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के चरण की विशेषता क्या है? यह कानूनों को बनाए रखना समाज के प्रत्येक सदस्य का व्यक्तिगत कर्तव्य है। अगला सवाल है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि एक इकाई है, बुद्धि के कई अलग अलग प्रकार है, बौद्धिक लक्षणों को तीन आयामों से संचालन सामग्री और उत्पादों में वर्गीकृत किया जा सकता है। बुद्धि में सामान्य कारक कुछ विशिष्ट कारक होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि के कई अलग अलग प्रकार है। अगला सवाल है, जेंडर तटस्थ भाषा का प्रयोग व जेंडर की एक सामाजिक संरचना होने पर चर्चा करने से क्या होता है? जेंडर भेदभाव को बढ़ावा मिलेगा, जेंडर पक्षपात सुदृढ़ होंगे, जेंडर अनुपालन को प्रोत्साहन मिलेगा, जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती मिलेगी। ये आंसर हमारा जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविध पृष्ठभूमि के बच्चों को सीखने की सुविधा के लिए शिक्षक द्वारा पालन किया जाना चाहिए। मानकीकृत पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक केंद्रित शिक्षा, विभेदित निर्देशात्मक शैलियाँ या योगात्मक मूल्य।
बच्चों को सीखने की सुविधा के लिए शिक्षक द्वारा क्या पालन करना चाहिए? तो ये हो जाएगा विभेदित निर्देशात्मक शैलियाँ। अगला सवाल है, शिक्षा में समावेशन का तात्पर्य है कि छात्रों को उनकी क्षमता के आधार पर चुनिंदा रूप से प्रवेश दिया जाता है। छात्र स्कूल की मांग के अनुसार समायोजन करते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बावजूद सभी छात्र एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। विकलांग छात्र अलग से विशेष स्कूल में पढ़ते हैं। तो शिक्षा में समावेशन का मतलब है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बावजूद सभी छात्र एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी विकलांगता लिखित सामग्री को पढ़ने और समझने में चुनौतियों के कारण बनती है? गतिमान दिव्यांगता, श्रवण बाधिता, गुणज वैकल्य या पठन वैकल्य? कौन सी विकलांगता पढ़ने में समझने में चुनौती कारण बनती है? तो हो जाएगा सर पठन वैकल्य। अगला सवाल है, इनमें कौन सा सुविधाहीन और वंचित समूह के शिक्षार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करेगा? लचीला पाठ्यक्रम, गैर प्रासंगिक सामग्री, शिक्षार्थी केंद्रित या व्यापक मूल्यांकन? कौन सा सुविधाहीन और वंचित समूहों को शिक्षार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करेगा? लचीला पाठ्यक्रम, गैर प्रासंगिक सामग्री, शिक्षार्थी के साथ या व्यापक मूल्यांकन? तो गैर प्रासंगिक सामग्री हमारा क्या है? सुविधाहीन और वंचित समूहों को शिक्षार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करेगा। गैर प्रासंगिक सामग्री नहीं होना चाहिए, रिलेटेड सामग्री होना चाहिए। अगला सवाल है, शिक्षकों द्वारा विविध शैक्षणिक रणनीतियों के उपयोग से निम्नलिखित में किसके समावेशन में मदद मिलेगी? वाक बाधित वाले छात्र, दृष्टिबाधित छात्र, प्रतिभाशाली छात्र, उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। उपरोक्त सभी को फायदा मिलेगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों की सोच को सुसाधित करता है? वेधन और अभ्यास, बिना समझे कॉपी करना, साथियों के साथ चर्चा करना, निष्क्रिय रूप से सुनना? कौन सा विकल्प विद्यार्थियों की सोच को सुसाधित करता है? आंसर हो जाएगा साथियों के साथ चर्चा करना विद्यार्थियों की सोच को सुधार करता है। नहीं सुना, निर्देश तैयार करते समय एक शिक्षक को एक सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके निर्देश छात्रों को भ्रमित और हतोत्साहित न करें, पाठ की सुविधा न दें, अधिगम को मध्यस्थ न करें, सीखने के हस्तांतरण में मददगार न हो। निर्देश तैयार करते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए? सुनिश्चित कि छात्रों को भ्रमित और हतोत्साहित न करें। ये था अंतिम सवाल। नेक्स्ट अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।